everyone, welcome back to our channel Fight for Your Dreams. So let's fight with me. I am Amandeep. As you know, क्लास 8th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 हम सब कवर कर रहे थे, जिसमें हमने कल देखा था 6 चैप्टर के अंदर कि भारत का जो सूती वस्त्र था वो पूरी दुनिया के अंदर कितना प्रसिद्ध था। ठीक है, उसी सूती वस्त्र के आधार पर यहाँ के लाखों लोगों के घर चलते थे। ठीक है, यहाँ के लोगों का रोज़गार चलता था। ठीक है, उन्हें रोज़गार मिलता था उसी सूती वस्त्र के आधार पर। तो कैसे सूती वस्त्र इतना फेमस होने के बाद में भी पुर्तगीज़ों और जो अंग्रेज डच जो आए थे, उन्होंने मसालों का व्यापार तो किया ही यहाँ पर आकर, लेकिन सूती वस्त्र को भी काफ़ी ज़्यादा फैला दिया था पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है, लेकिन भारत के कपड़े को कंपटीशन देने के लिए ब्रिटेन के औद्योगिक क्रांति काफ़ी आगे आई। औद्योगिक क्रांति के अंदर जो मशीनें आई, ठीक है, जैसे वाष्प मशीनों का, वाष्प इंजनों का उद्भव हुआ कैसे, ठीक है ना, तकलियों का उत्पादन हुआ वहाँ पर मशीनों के आधार पर। तब भारत के कपड़े को काफ़ी बड़ी चुनौती मिली। ठीक है, जिससे क्या हो गया, भारत के कपड़े की मांग गिर गई। दूसरे देशों ने भारत से आने वाले कपड़े पर काफ़ी बड़ा टैक्स लगा दिया था। तो जिससे क्या हो गया, यहाँ के बहुत सारे लोगों का रोजगार क्या हो गया था, चौपट हो गया था। ठीक है, धीरे धीरे आगे चलकर क्या हुआ, ब्रिटेन का कपड़ा यहाँ पर आके बिकने लग गया, भारत में आकर बिकने लग गया, जिससे क्या हो गया, भारत के अंदर जो बुनकर थे उनका जो रोजगार था वो बिल्कुल ही छिन गया था। तो हमने ये सब चीज़ें कल कवर कर ली थी। आई होप अगर आपने कल वाला वीडियो देखा है तो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और पीछे वाले वीडियो को ज़रूर देख लेना, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कोई आपको मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे किसी भी टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर वीडियो के अंदर कोई मिस्टेक हो जाती है तो मैं आपसे उसके लिए सॉरी कहती हूँ पहले ही, क्योंकि गलतियाँ हो जाती है। फिर भी कोशिश करेंगे गलतियाँ ना करें। अगर आप कोई सजेशन मुझे देना चाहते हैं तो आप सजेशन देने के लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि क्या है कि सुधार हो सके, जितना ज़्यादा सुधार होगा हम सभी को ही उतना फ़ायदा है। क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ये स्टार्ट किया है वीडियो वगैरह बनाना, तो एक्सपीरियंस नहीं है इतना। तो ट्रूली बात है, ऑनेस्टली है, तो मैं कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगी। ठीक है, तो आप अपना सजेशन मुझे दे सकते हैं ताकि और भी सुधार हो सके। स्टार्ट करते हैं। सूती कपड़ा मिलों का उदय। सूती कपड़ा मिलों का उदय। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में बम्बई में स्थापित हुई थी। ठीक है, पहली सूती कपड़ा मिल कब स्थापित हुई, बम्बई में स्थापित हुई थी 1854 में। ये जो मिल थी ये कताई मिल थी। ठीक है, ये क्या थी, कताई मिल, कताई करते थे। ठीक है, 19वीं सदी की शुरुआत में भारत से इंग्लैंड और चीन को होने वाला कच्चे कपास के निर्यात के लिए बम्बई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गया था। यानी कि बम्बई से कच्चा कपास भेजा जाता था इंग्लैंड और चीन को। ठीक है, बम्बई पश्चिमी भारत की काली मिट्टी वाले उस विशाल पट्टी के काफ़ी पास था जहां कपास की खेती की जाती थी। जब वहां सूती कपड़ा मिलों की स्थापना हुई तो उन्हें कच्चा माल आसानी से मिलने लग गया। कैसे, अगर बम्बई के अंदर कच्चा माल मिलेगा तभी तो वहां पर आसानी से मिलों की स्थापना हो पाएगी। अगर वहां पे मिलों की स्थापना हो रही है तो मिलों को क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए, है ना। तो वो कच्चा माल कहाँ से मिल रहा है, पास के क्षेत्रों से। ठीक है, तो बम्बई जो था वो पश्चिमी क्षेत्र के पास में था जहाँ पर काली मिट्टी काफ़ी ज़्यादा पाई जाती थी और वहाँ पर कपास बड़ी मात्रा में उत्पादित किया जाता था। तो बम्बई की मांग कच्चे कपास की कहाँ से पूरी हो रही थी, पश्चिमी भारत से। ठीक है, आई होप ये पूरा पॉइंट समझ गए होंगे आप। सन 1900 तक आते आते बम्बई में 84 कपड़ा मिलें चालू हो गई। ठीक है, उनमें से बहुत सारी मिलें तो पारसी और गुजराती व्यवसायियों ने खोली थी जो चीन के साथ व्यापार के जरिए काफ़ी पैसा कमा रहे थे। ठीक है, इस दौरान दूसरे शहरों में ऐसे कई कारखाने खोले गए। दूसरे शहरों में कहाँ कहाँ, बम्बई में तो थे ही, अहमदाबाद में पहला कारखाना 1861 में खोला गया। ठीक है, उसके बाद में कानपुर में भी एक कारखाना खोला गया। सूती कपड़ा मिलों की बढ़ती संख्या के कारण मजदूरों की मांग बढ़ने लगी। अब मिल स्थापित होएगी तो मिलों में क्या चाहिए, मजदूर चाहिए, तो मजदूरों की मांग बढ़ने लगी। हजारों गरीब काश्तकार जिनके रोजगार छूट गए थे वो दस्तकार और खेतीहर कामगार जो थे कारखानों में काम करने के लिए शहरों की तरफ चले गए। शुरुआत में क्या हुआ, अब ये मिल तो स्थापित हो गई है लेकिन इन मिलों को कंपटीशन देने वाला कोई था नहीं क्या। तो मिल अकेली भारत में थोड़ी ना स्थापित हुई थी। भारत में स्थापित होने से पहले तो बहुत सारी मिलें
यूरोप के अंदर स्थापित हो चुकी थी और यूरोपीय कंपनियां भारत में आकर व्यापार कर रही थी। तो आप ये समझ सकते हैं कि शुरू में कुछ दशकों में भारतीय कपड़ा कारखानों को काफ़ी समस्याओं से जूझना पड़ा था। सबसे पहली समस्या तो यही थी कि इस उद्योगों को, जो यहाँ पर स्थापित उद्योग थे, भारतीय उद्योगों को ब्रिटेन से आने वाले सस्ते कपड़े का मुकाबला करना पड़ता था। ठीक है, ब्रिटेन से आने वाले सस्ते कपड़े का मुकाबला करना पड़ता था, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर जो मशीनें स्थापित की गई थी वैसी मशीनें भारत के अंदर थी नहीं। ठीक है, ब्रिटेन से आने वाला जो कपड़ा था उस पर कोई टैक्स लग नहीं रहा था, जबकि भारत से बेचे जाने वाले कपड़े पर ब्रिटेन बड़ी मात्रा पर टैक्स लगा रहा था और अन्य देश भी बड़ी मात्रा पर टैक्स लगा रहे थे, क्योंकि उन्हें भी तो अपने देशों का विकास करना था, है ना। तो ज़्यादातर सरकारों ने क्या किया था, देशों की सरकारों ने आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाकर अपने देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया था। आप समझ रहे होंगे, है ना, इस बात को। इससे क्या हो जाता है, कंपटीशन खत्म हो जाता है, क्योंकि जिस देश के अंदर अपने, मान लीजिए कि भारत के अंदर मील स्थापित हुई है, भारत के अंदर मील स्थापित हुई है, तो भारत के अंदर मान लीजिए 4 मील स्थापित हो गई। ठीक है, ये 4 मीलों के अंदर कंपटीशन चल रहा है, लेकिन बाहर से अगर कोई उसी उत्पादन को बेच रहा है, उसी उत्पाद को बेच रहा है, उसी वस्तु को बेच रहा है, तो क्या होगा, इन 5 के बीच में कंपटीशन होएगा। तो भारत सरकार क्या बोलेगी, बोलेगी 4 में तो पहले कंपटीशन चल रहा है, तो ये 5वीं को क्यों लाएं। इस 5वीं पर क्या करते हैं, ये बाहर की है, आउट ऑफ कंट्री है, तो इस पर टैक्स लगा देते हैं, ताकि इससे क्या हो जाए, कंपटीशन ही खत्म हो जाए। तो ऐसा ही उस वक्त भारत के साथ में हुआ, भारत के सामान पर टैक्स लगने लग गया, जिससे क्या हुआ, भारत की जो प्रतिस्पर्धा थी वो खत्म हो गई थी। लेकिन ब्रिटेन के सामान पर टैक्स लग नहीं रहा था, सामान पर टैक्स लग नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटेन की सरकार का शासन चल रहा था भारत के अंदर। आई होप ये पूरा पॉइंट समझ गए होंगे। शुरुआत में तो ऐसा हुआ, लेकिन फिर भी भारत के औद्योगिक सूती वस्त्रोत्पादन की बड़ी लहर आती है प्रथम विश्व युद्ध के अंदर। स्टार्टिंग के अंदर तो चलो कि अंग्रेजों ने जो करना था कर दिया, टैक्स वगैरह नहीं लगाए, लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध के अंदर ब्रिटेन क्या हो जाता है, उलझ जाता है, उस वक्त ब्रिटेन सैनिकों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता, तो जिससे क्या होता है, वहाँ के जो कारखाने हैं वो उसी उत्पादन की तरफ अपना बढ़ावा करते हैं, योगदान देते हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत होगी किस सैनिकों को। अब देखो, जिस चीज़ की सैनिकों को ज़रूरत है तो उसी चीज़ का उत्पादन करना पड़ेगा। तो अब क्या होगा, ब्रिटेन तो उन्हीं चीज़ों को उत्पादन कर रहा है, तो फिर ब्रिटेन से आने वाले कपड़े की जो मांग होगी वो यहाँ पर कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी, अब कपड़ा आ नहीं रहा है ब्रिटेन से, तो कपड़े का उत्पादन कौन करेगा, भारतीय मिल करेंगे। ठीक है, तो भारतीय कारखानों से कपड़े का उत्पादन बढ़ाने की मांग की जाने लगी। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा पॉइंट समझ आ गया होगा। तो अब बात करते हैं, ये हमने अपना कपड़ा उद्योग देख लिया था, अब देखते हैं कि अंग्रेजों की कौन सी नीतियां थी जिन्होंने यहाँ के लौह उत्पादन को प्रभावित किया। तो आई होप आपको ये सूती कपड़ा उद्योग वाला पॉइंट समझ आया होगा। टीपू सुल्तान की तलवार और वुड स्टील समझते हैं अपने। भारतीय इस्पात और लौह धातु कला की कहानी टीपू सुल्तान से करते हैं। ये वही टीपू सुल्तान है जिनके बारे में हमने 1700 हमने पढ़ा था पीछे चैप्टर के अंदर, है ना, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ में 4 लड़ाइयाँ लड़ी थी। ठीक है, जो रंगपट्टनम की लड़ाई के अंदर शहीद हो जाते हैं, लड़ते लड़ते मारे जाते हैं। तो जब वो लड़ते हैं तो उनके हाथ में तलवार रहती है। टीपू की विश्वविख्यात तलवारें आज भी इंग्लैंड के संग्रहालयों में बहुमूल्य संपत्ति है। लेकिन आप जानते हैं कि टीपू की तलवार इतनी अपने पैसा जानते हैं कि टीपू की सुल्तान की जो तलवार थी वो इतनी खास क्यों थी। ये तलवार इतनी धारदार होती थी, इतनी ज़्यादा तीखी होती थी कि अगर किसी ने लोहे का कवच भी पहन रखा है ना, तो उस लोहे के कवच को भी आसानी से चीर देती थी, इतनी ज़्यादा धारदार होती थी। ये धारदार इतनी ज़्यादा क्यों होती थी, क्योंकि इसके अंदर कार्बन बहुत ज़्यादा पाया जाता था। ठीक है, और ये पूरे दक्षिण भारत में बनाई जाती थी। इस तरीके का कार्बन वुड स्टील जो था वो पूरे दक्षिण भारत में बनाया जाता था। ठीक है, इस तरीके की जो तलवारें होती है वो काफ़ी पैनी और लहरदार होती है। इनकी वजह से क्या होता है, इनकी ये जो लोहे की बनावट होती है वो कार्बन के छोटे छोटे कणों से पैदा होती है। ठीक है, लोहे ये जो तीखी बनावट जो होती है, पैनीदार जो बनावट होती है, ये कार्बन के छोटे छोटे कणों से पैदा होती है। ठीक है, टीपू सुल्तान की मृत्यु के 1 साल बाद 1800 में मैसूर की यात्रा करने वाले फ्रांसिस बुकनॉन ने इस बात का ब्यौरा दिया कि मैसूर की सैकड़ों प्रगलन भट्टियों में, प्रगलन यानी कि जो गलाती है लोहे को, है ना, कि मैसूर की सैकड़ों प्रगलन भट्टियों में वुड स्टील किस तरह बनाया जाता था। किसने बताया, फ्रांसिस बुकान ने बताया था। बताया कि इन भट्टियों में लोहे को
काठ कोयले के साथ मिलाकर मिट्टी की छोटी छोटी हांडियों में रख दिया जाता था। लोहे को काठ कोयले के साथ मिलाकर, लोहा रखा और उसको मिक्स करके किसके साथ में रख दिया, कोयले के साथ में छोटी छोटी मिट्टी की हांडियों में रख देते थे। तापमान के जटिल उतार चढ़ाव को नियंत्रित करते हुए प्रागलक इस्पात की सिल्लियां तैयार कर लेते थे, ठीक है, जिनका ना केवल भारत बल्कि पूरे पश्चिम एशिया एशिया में तलवार बनाने के लिए यूज होता था, जो लोहा भारत के अंदर बनता था, ठीक है। तो वुड्स असल में कन्नड़ शब्द उक्कू, तेलुगु शब्द हुक्कू और तमिल व मलयालम शब्द उरुक्कू यानी स्टील का बिगड़ा हुआ अंग्रेजी रूप है, ठीक है। भारतीय वुड स्टील ने यूरोपीय कांग्रेसों को काफ़ी आकर्षित किया, तो भारत के कपड़े ने भी काफ़ी आकर्षित किया और भारत की वुड स्टील को भी यूरोपीय वैज्ञानिकों को काफ़ी आकर्षित किया। भारतीय की सभी चीज़ें है ना प्रभावित कर रही हैं, आप ये समझ रही हैं। विश्व विख्यात वैज्ञानिक और बिजली व विद्युत चुंबक का आविष्कार करने वाले माइकल फैराडे, तो आप ये पॉइंट याद रखना, बिजली और विद्युत चुंबकत्व का आविष्कार करने वाले माइकल फैराडे, उन्होंने भारतीय वुड स्टील की विशेषताओं का 4 साल तक अध्ययन किया, परंतु दक्षिण भारत में इतनी प्रचलित वुड स्टील निर्माण प्रक्रिया 19वीं सदी तक आते आते खत्म हो चुकी थी। अपने ऐसा देखते हैं कि ऐसा हुआ क्यों, कि ये जो इतनी बढ़िया तरीके का जो धातु यहाँ पर बन रही थी भारत के अंदर, लेकिन उसको बनाने का काम ही क्यों खत्म हो गया। तो भारत पर अंग्रेजों की जीत के साथ यहाँ का तलवार और हथियार उद्योग समाप्त हो गया। कैसे? और भारतीय कारीगरों द्वारा बनाए गए लोहे और इस्पात का स्थान इंग्लैंड से आए हुए लोहे और इस्पात ने ले लिया। समझ आ रही है आपको? भारतीय कपड़े का स्थान भी किसने ले लिया था? इंग्लैंड के कपड़े ने। और भारतीय लोहे और इस्पात का स्थान भी किसने ले लिया था? ब्रिटेन के लोहे और इस्पात ने। गांव की उजड़ी भट्टियां। वुड स्टील उत्पादन के लिए लोहे के परिशोधन की बेहद परिष्कृत तकनीक ज़रूरत होती है, कि लोहे को अपने को वुड स्टील उत्पादन के लिए लोहे का परिशोधन करना पड़ता है, शोधन करना पड़ता है, उसके अंदर संशोधन करने पड़ते हैं, उसके लिए टेक्निक की ज़रूरत होती है। तो वो टेक्निक हमारे यहाँ पर काफ़ी 19वीं सदी के अंत तक सामान्य गतिविधि थी, ठीक है। खासतौर से बिहार और मध्य भारत के हर एक जिले में ऐसा प्रगल्भ कारागार था, यानी कि यहाँ पर सभी लोगों के पास में टेक्निक थी क्या करने की, लोहे को संशोधित करने की, ठीक है। इसी लोहे से कारखाने में दैनिक इस्तेमाल औजार और साधन बनाए जाते थे। ज़्यादातर भट्टियां मिट्टी और धूप की सूखी हुई ईंटों से बनाई जाती थी। प्रगलन का काम तो पुरुष करते थे, लेकिन महिलाएं धोखनी चलाती थी। जैसे कि आज भी हम देखते हैं लोहार, जब आप देखते होंगे लोहार जब कोई औजार बनाता है तो औरतें क्या करती है, भट्टियों के अंदर हवा देती रहती हैं, है ना, और उसको लोहे को पीटने का काम कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। तो ये वही बात करें, प्रगलन का काम पुरुष करते हैं जबकि महिलाएं धोखनी चलाती है, ठीक है। ये कोयले को लगातार दहकाने के लिए हवा फेंकती रहती थी। 19वीं सदी के अंत तक आते आते लोहे के प्रगलन का हुनर खत्म होने लग गया था। ज़्यादातर गांवों में भट्टियां ठंडी पड़ गई थी और इसका उत्पादन कैसे गिरता जा रहा था। ऐसा क्यों हुआ? हमने देखा था चैप्टर नंबर 4 के अंदर, वनों का जो सिस्टम था ना, आदिवासियों वाला सिस्टम, वो यहाँ से कनेक्ट है कैसे ना कैसे, क्योंकि जो औपनिवेशिक सरकार थी उन्होंने आरक्षित वनों में लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी। कह रहे थे कि जो वन है वो सरकार के हैं, आप यहाँ पर जाकर लकड़ियाँ नहीं ला सकते, यहाँ से आप कोयला नहीं ले जा सकते, आप यहाँ से कोई धातु नहीं ले जा सकते, कुछ भी नहीं ले जा सकते। तो अगर लोहा बनाने के लिए, तो आपको पता है आग की ज़रूरत है, कोयले की ज़रूरत है, तो कोयले के लिए वो लकड़ियाँ कहाँ से लाते, लोहे ऐसे कहाँ से लाते, क्योंकि वनों पर तो क्या कर दिया था, सरकार ने कब्जा कर लिया था। वन कानूनों को नज़रअंदाज करते हुए भी कभी कभी लोग क्या करते, चोरी छिपे ले आते थे, लेकिन कितना टाइम ये चल पाता है ना। तो इससे परेशान होकर लोगों ने क्या किया, ये पेशा ही छोड़ दिया। बोले कि अब लकड़ियाँ मिल नहीं रही है, लोहा मिल नहीं रहा है, तो काम ही छोड़ दो। कुछ क्षेत्रों में सरकार ने जंगल की आवाजाही पर अनुमति दे दी थी, लेकिन प्रागलकों को अब प्रत्येक भट्टी के लिए वन विभाग को बहुत बड़ा टैक्स देना पड़ता था। तो अब अंग्रेजों को लगा कि हमने तो इनका धंधा ही चौपट कर दिया। वो बोले कि चलो ठीक है, आप ले आओ लकड़ियाँ, पर ऐसे करो कि आप भट्टी चला रहे हो तो भट्टी पर हमें टैक्स दे दो। तो और वो टैक्स कितना था, बहुत ज़्यादा था। तो इससे क्या हो गया, लोगों का मनोत्साहित हो गया, मनोहत्साहित हो गया, यानी कि मनोबल गिर गया उनका। बोले कि नहीं, हमें नहीं चलाना ही नहीं है, छोड़ो, ठीक है। तो ऐसा क्या हो गया, लोगों ने छोड़ ही दिया इस कारोबार को। 19वीं सदी के आखिरी तक ब्रिटेन से लोहा और इस्पात का आयात भी होने लग गया था। भारतीय लोहार भी जो थे वो घरेलू बर्तन और औजार बनाने के लिए आयातित लोहे का इस्तेमाल करने लगे थे। यानी यहाँ पर जो लोग बर्तन वगैरह बना रहे थे वो कौन से लोहे का यूज़ कर रहे थे, ब्रिटेन से आने वाले लोहे का। इसकी वजह से स्थानीय प्रागलकों द्वारा बनाए गए लोहे की मांग कम होने लगी थी। 20वीं सदी की शुरुआत तक लोहा और इस्पात बनाने वाले कारीगरों के सामने बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई।
अब बात करते हैं भारत में लोहा और इस्पात कारखानों का उदय कैसे होता है। तो हम सब जानते हैं कि टाटा इसके लिए काफ़ी फेमस है ना। साल 1904 की बात है, अप्रैल के महीने में अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स वेल्ड और जमशेद जी टाटा के सबसे बड़े बेटे दोराबजी टाटा छत्तीसगढ़ के लौह अयस्क भंडारों की खोजबीन करते हुए घूम रहे थे। वे भारत के एक आधुनिक लौह और इस्पात संयंत्र लगाने के लिए अच्छे लौह अयस्क भंडारों की तलाश में कई महीनों से काफ़ी सारा पैसा खर्च कर चुके थे। जमशेद जी टाटा भारत में बड़ा लोहा और इस्पात कारखाना लगाने के लिए अपनी संपत्ति का बड़ा भाग खर्च करने के लिए तैयार थे, लेकिन इसके लिए शर्त थी कि उनको अच्छा लोहा भंडार मिलना चाहिए। तो एक दिन क्या हुआ, 1 घंटे तक जंगल की खाक छानने के बाद में बेल्ड और दोराबजी एक छोटे से गांव में जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ स्त्रियां पुरुष टोकरियां भर भर के लोह अयस्क ले जा रहे हैं। वो लोग थे कौन? वो थे आगरिया समुदाय के लोग। ठीक है, कौन थे? आगरिया समुदाय के लोग थे जो अयस्क उठा उठा के ला रहे थे। ठीक है, जब उन्होंने पूछा कि अयस्क कहाँ से ला रहे हो, तो उन्होंने दूर स्थित एक पहाड़ी की तरफ उंगली कर दी। जब वो वहां पर गए तब उनको पता चला कि ये काफ़ी बढ़िया अयस्क भंडार है, बेहतरीन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे परेशानी ये थी कि वो जो इलाका था, रजारा पहाड़ियों वाला इलाका जो था, ठीक है, रजारा पहाड़ियाँ दुनिया की सबसे बेहतरीन लौह अयस्क में से भंडारों में से एक थी। ठीक है, रजारा पहाड़ियाँ। लेकिन ये पहाड़ियाँ ऐसे इलाके में थी जहाँ पर पानी नहीं था, तो कारखाना चलाने के लिए पानी चाहिए था। तो इस बात को देखो, इन्होंने नोट किया कि पानी तो चाहिए, तो पानी की पूर्ति करने के लिए इन्होंने क्या किया, कुछ सालों बाद सुवर्ण रेखा नदी के तट पर उन्होंने क्या किया, बहुत बड़ा जंगल साफ किया और फैक्ट्री को स्थापित कर दिया और शहर बसाने के लिए जगह बनाई। इस जगह को क्या कहते हैं आज? इस जगह को कहते हैं जमशेदपुर। क्या बोलते हैं इस जगह को? जमशेदपुर का नाम दिया गया। इस स्थान पर लोह अयस्क भंडारों के निकट पानी भी उपलब्ध था। ये टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई, जिसमें 1912 में स्टील का उत्पादन होने लग गया। ठीक है, तो टिस्को की स्थापना बहुत सही समय पर हुई थी। टिस्को, ठीक है ना, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसी को टिस्को बोला गया, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, 1912 में हुई थी। ये सही समय पर हुई थी जब 19वीं सदी में भारत आमतौर पर ब्रिटेन से बने स्टील का आयात कर रहा था। भारत में रेलवे का विस्तार ब्रिटेन से बनी पटरियों की देखो, यहाँ पर रेलवे का विस्तार हो रहा था भारत में रेलवे के विस्तार की वजह से ब्रिटेन में बनी पटरियों की यहाँ पर भारी मांग थी। तो कह रहे हैं अगर रेलवे का निर्माण करना है तो पटरियाँ चाहिए, और पटरियों की पूर्ति कौन करेगा? कह रहे हैं ब्रिटेन करेगा, क्योंकि ब्रिटेन में बहुत अच्छी मात्रा में क्या मिल रहा है, इस्पात मिल रहा है और अच्छी गुणवत्ता वाला मिल रहा है। क्योंकि अंग्रेज ये मानते ही नहीं थे कि भारत के अंदर श्रेष्ठ इस्पात मिल सकता है, यहाँ पर अच्छे इस्पात का निर्माण किया जा सकता है। जब तक टिस्को की स्थापना हुई, ठीक है, टाटा इंडस्ट्री की स्थापना हुई, हालात बदलने लगे थे। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया था। ब्रिटेन में बनने वाले इस्पात को यूरोप संबंधी युद्धों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए झोंक दिया गया। यानी ब्रिटेन के अंदर जो इस्पात था, ठीक है, उस इस्पात का यूज़ कर रहे थे लोग, वहाँ के कारखाने यूज़ कर रहे थे। सरकार कह रही थी कि ब्रिटेन के जो सैनिक है उनके लिए जो हथियार बनाने हैं, उनके लिए जो ज़रूरतों की चीज़ें हैं, उसके लिए आप यूज़ करो इस्पात, ना कि भारत के लिए यूज़ करो, भारत भेजने के लिए। तो आप ऐसे करो, यहाँ का जो इस्पात है यहीं पर आप इन्वेस्ट कर दो। तो क्या हुआ, ब्रिटेन में बनने वाले इस्पात को यूरोप में युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए झोंक दिया। इस तरह से भारत आने वाले ब्रिटिश स्टील की मात्रा काफ़ी गिर गई, और रेल पटरियों के लिए भारत रेलवे को किस पर आश्रित होना पड़ा? टाटा कंपनी पर, ठीक है, टिस्को पर आश्रित होने पड़ा। जब युद्ध लंबा खिंच गया तो टिस्को को युद्ध के लिए गोलों के खोल और रेलगाड़ियों के पहिए बनाने का काम दे दिया गया। 1919 तक स्थिति ये हो गई कि टिस्को में बनने वाले 90% इस्पात को औपनिवेशिक सरकार ही खरीद लेती थी। जो टाटा इंडस्ट्री के अंदर जो लोहा इस्पात बनता था उसका 90% तो औपनिवेशिक सरकार ही खरीद लेती थी। इससे क्या हो गया, टिस्को पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में इस्पात का कारखाना बन गया था। सूती कपड़े की तरह ही लोहे इस्पात के मामले में भी औद्योगिक विस्तार तभी शुरू हुआ जब भारत में ब्रिटिश आयात गिरने लगा, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के वक्त, ठीक है, और भारतीय औद्योगिक वस्तुओं की मांग का इजाफा हुआ। ये बदलाव पहले विश्व युद्ध के दौरान हुए और उसके बाद में सामने आए। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन विकसित हुआ, औद्योगिक वर्ग ताकतवर हो गया। जिन्होंने उद्योग लगाए थे, जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग हमने पढ़े हैं और ये लोहा उद्योग हमने पढ़े हैं, है ना, वो वर्ग
ताकतवर हो गया और वो कहने लगे कि हमें सरकारी संरक्षण की सरकारी संरक्षण मिले, यानी कि बाहर से आने वाला जो सामान है उस पर टैक्स लगे ताकि हमारा कंपटीशन बाहरी वस्तुओं से ना हो। तो सरकारी संरक्षण की मांग बुलंद होने लगी। भारत पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्ष ब्रिटिश सरकार को औपनिवेशिक शासन के आखिरी दशकों में बहुत सारी मांगों को मानना पड़ा। तो क्या हुआ, औपनिवेशिक शासन को बनाए रखने के लिए ब्रिटिश सरकार को उनकी मांगे माननी पड़ी। किसकी मांगे? औद्योगिक वर्ग की। ठीक है, तो आई होप आज आपको ये पूरा पॉइंट समझ आया होगा, क्लियर हो गया होगा पूरा का पूरा। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं आप इसको कवर कर लिया करें। ठीक है, तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आप रिवीजन करते रहें और अगर कोई मिस्टेक किया तो उसके लिए सॉरी। तो और वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं, आपको पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।